हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में जो हमारे ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी उनको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पता है ग्लिसरॉल की मैंने कितनी केमिकल रिएक्शन करवा दी, अब तक 5 केमिकल रिएक्शन करवा दी मैंने आप लोगों के लिए। अब ग्लिसरॉल के ये 6 नंबर की केमिकल रिएक्शन चलेगी जिसका नाम है एसिटिलीकरण अभिक्रिया। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो 5 केमिकल रिएक्शन करवाई है वो 5 केमिकल रिएक्शन मैंने कौन कौन सी करवाई है। पहली मैंने करवाई थी सोडियम के साथ अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन के अंदर हमने HCl के साथ करवाई थी, PCl5 के साथ करवाई थी और HI के साथ करवाई थी, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी बोला था, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी अभिक्रिया थी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया थी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। 5वें नंबर की अभिक्रिया थी ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। इस ऑक्जेलिक अम्ल वाली रिएक्शन को भी मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक है ना। इसी के साथ इसकी कितनी रिएक्शन हो गई, 5वें नंबर की, ठीक है ना। अब इसकी 6 नंबर की रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे और 7वें नंबर की रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। उसके साथ ही आप लोगों का ग्लिसरॉल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हमारी ये यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को एल्कोहल करवा दिया, एथिलीन ग्लाइकोल करवा दिया और ग्लिसरॉल करवा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोगों से यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप आराम से कर देना। प्रत्येक जो आप लोगों के लिए एल्कोहल में करवाया था पूरा मैटर एल्कोहल का ऑन टिप्स होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के लिए एथिलीन ग्लाइकोल का जितना भी मैटर है, जितनी भी रिएक्शन है, ऑन टिप्स होने चाहिए, जब भी जाकर आप लोगों से क्वेश्चन टच होगा, ध्यान रखना। और ग्लिसरॉल के अंदर जितनी भी उसकी केमिकल रिएक्शन बनाने की विधि, जो भी उसका पोर्शन है, बिल्कुल ऑन टिप्स होना चाहिए, जब जाके आप लोगों का पूरा क्वेश्चन टच होगा। क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों से एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल इन तीनों को मिक्स करके पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल एल्कोहल पूरा पता होना चाहिए, एथिलीन ग्लाइकोल पूरा पता होना चाहिए और ग्लिसरॉल पूरा पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं, आज का ये लेक्चर इस यूनिट का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर है, ठीक है ना। इस यूनिट के साथ ही, मतलब इस लेक्चर के साथ ही ये यूनिट हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। आप आराम से कर देना। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देख लेना, पूरा मैटर से ही आ रहा है। जितने भी हम लोगों ने एल्कोहल का जितना भी मैटर लिखाया है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है ना। जितनी भी केमिकल रिएक्शन बस आप लोगों को ऑन टिप्स होनी चाहिए, ठीक है। आराम से क्वेश्चन टच कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 6.5 या 7 नंबर की यूनिट हम लोगों से पूछी जाती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या अब हम इसके 6 नंबर की रिएक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं, जिसका एसिटिलीकरण अभिक्रिया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो 6 नंबर की एसिटिलीकरण अभिक्रिया, ये OH ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ठीक है ना। OH ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसमें हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दो या एसिटिल क्लोराइड से करवा दो, तो ट्राई एसिटिल व्युत्पन्न हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। इनसे ये चीज का सिद्ध होता है कि ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर के अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। और यहां पर इस रिएक्शन को तीनों ही OH ग्रुप शो करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। मतलब 2 तो आप लोगों के 1 डिग्री एल्कोहल है और 1 आप लोगों का 2 डिग्री एल्कोहल है, तो कुल OH कितने हो गए, 3 OH हो गए। और इस रिएक्शन को तीनों ही OH शो करते हैं, जिससे मतलब जिससे प्रूफ होता है कि जो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर होती है उसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए OH ग्रुप एल्कोहल की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कौन सी, एसिटिलीकरण। मैं यहां पर रिएक्शन कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो आप लोग एसिटिलीकरण रिएक्शन, देखो एसिटिलीकरण रिएक्शन को देख लेना। ट्राई एसिटिल व्युत्पन्न प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा इधर देख लेना। यहां पर मैंने किसको ले लिया, ये यहां पर मैंने ले लिया ग्लिसरॉल को, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आपको पता किसकी चल रही है, ग्लिसरॉल की चल रही है, ठीक है भैया। ले लो ग्लिसरॉल को, ये ले लिया मैंने ग्लिसरॉल, ये ले लिया मैंने यहां पर ग्लिसरॉल ले लिया। और यहां पर ले लिया मैंने एसिटिल क्लोराइड प्लस 3 CH3 COCl प्लस CH3 COCl प्लस 3 CH3 COCl, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड होता है। और ये यहां पर फॉर्मेशन करेगा CH2OO CH3, और यहां पर भी लिख दिया मैंने CHOCO CH3, ठीक है ना। और यहां पर ले लिया CH2OCO CH3, ठीक है। इसका नाम है ग्लिसरॉल, इसका नाम है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। इधर देखिए रिएक्शन को समझा देता हूं। देखो भैया, मैं आप लोगों के लिए सीधे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बता देता हूं। यहां पर मैंने किसको ले लिया, ग्लिसरॉल को ले लिया। और ग्लिसरॉल की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, एसिटिल क्लोराइड से, ठीक है ना। इसका नाम कौन है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना। ग्लिसरॉल की रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं, एसिटिल क्लोराइड से। और आप लोगों को पता है क्या करना है, प्लस माइनस में तोड़ना और एक दूसरे से जोड़ना। कैसे प्लस माइनस में तोड़ोगे, देखे इस पर तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और Cl पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं यहां पर ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है। अरे भैया सही तो है, ग्लिसरॉल में ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर CH3CO पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, Cl पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, यही तो केमिकल रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को तो किससे जोड़ दो, इस Cl से जोड़ दो, तो माइनस आप लोगों के कितने HCl बाहर निकलेंगे, -3HCl आप लोगों के बाहर निकल जाएंगे, और ये ऑक्सीजन की तीनों जगह पर आप लोगों का CH3CO जुड़ जाएगा। एक तो यहां पर जुड़ गया आप लोगों का, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब ये CH3CO ग्रुप आप लोगों के तीनों जगह पर जुड़ जाएंगे। एक जगह पे यहां पर जुड़ गया, एक जगह पर यहां पर जुड़ गया, एक जगह पर यहां पर जुड़ गया, और इसका नाम है ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों के लिए, ये जो CH3CO- ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है आपका, एसीटेट आयन बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो देखा था, लिगेंड था आप लोगों का, जिसको एसीटेट और लिगेंडो में हम क्या बोलते हैं, एसीटेटो। ठीक है ना, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताई थी मैंने आप लोगों के लिए। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लेना भैया। ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब मैं एसिटिल क्लोराइड से करवा देता हूं, तो यहाँ पर ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन करवाने का सबसे बेस्ट पैटर्न है, इसको प्लस माइनस में तोड़ दो, इसको प्लस माइनस में तोड़ दो, और अपोजिट करके जोड़ दो। जैसे कि ये प्लस ये माइनस, कितने -3HCl बाहर निकल जाएगा, और ये जो CH3CO ग्रुप है वो कहां पर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन पर हर जगह पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, और ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाती है अपने छठे नंबर की केमिकल रिएक्शन। अब इसके 7वें नंबर की केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जिसका नाम है निर्जलीकरण अभिक्रिया, अर्थात डिहाइड्रेशन रिएक्शन। निर्जलीकरण का मतलब आप लोग जानते हो, किसी भी कंपाउंड में से या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स के बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो देखो निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन रिएक्शन को भी देख लेते हैं। तो ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं 7वें नंबर की अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया अर्थात डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो देखो 7वें नंबर की रिएक्शन भी, ठीक है ना, 7वें नंबर की केमिकल रिएक्शन है यहां पर अपनी निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन। 7वें नंबर की इसकी केमिकल रिएक्शन है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण अभिक्रिया मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन। निर्जलीकरण अभिक्रिया मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आप लोग जानते हो निर्जलीकरण का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना। ठीक है ना, तो मैं यहां पर शो कर देता हूं, ये मैंने किसको लिख दिया, ग्लिसरॉल को लिख दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, ग्लिसरॉल की चल रही है। खोल के लिख दिया जिससे कि आप लोगों के रिएक्शन समझ में आ जाए। ठीक है ना, ये लो, ये यहाँ पर OH को लिख दिया, यहाँ पर H को लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, H को लिख दिया। और एक जगह से तो वाटर का मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, एक जगह से वाटर का मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये कौन है आप लोगों का, ग्लिसरॉल। नाम लिख दो, उसका नाम कौन है, ग्लिसरॉल। ठीक है ना, और यहाँ पर इसको मैं करवा रहा हूं, देखो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी निर्जलीकरण का विकर्मक ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर सांद्र P2O5 ले लिया। ठीक है ना, सांद्र H2SO4 भी ले सकते हो, KHSO4 कुछ भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है ना, इनकी प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन को करवाऊंगा तो आप लोगों को पता है एक जगह से तो वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल गया, एक जगह वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है ना, मतलब दो जगह से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया, और जहां से आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकला ना, वहीं पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आप लोगों का यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा एलीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पर लिख दिया H। इसका नाम होता है भैया एलीन, जो कि कौन होता है, अस्थायी होता है, मतलब अनस्टेबल होता है। इसका नाम होता है एलीन, जो कि अस्थायी मतलब अनस्टेबल होता है। और इस पर यहाँ पर हो जाता है पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट, इसका हो जाता है यहाँ पर पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा आपका एक्रोलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिख दिया CHO, इसका नाम होता है एक्रोलीन। ठीक है ना, अब देखो इस पूरी रिएक्शन को समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। इधर देखो, इस पूरी रिएक्शन को देखो आप लोग, देखो इधर देखना, अगली अपने 7वें नंबर की केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है निर्जलीकरण अभिक्रिया अर्थात डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, निर्जलीकरण अभिक्रिया डिहाइड्रेशन रिएक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे पहले ये एग्जाम में आप लोगों से पूछ रखी है। ठीक है ना, इसलिए ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, निर्जलीकरण अभिक्रिया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोग इसको समझ के चलना, सीधी सी रिएक्शन है। देखो आप लोग जानते हो निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे H2O का मॉलिक्यूल्स हो, वाटर का मॉलिक्यूल्स अगर बाहर निकल जाए, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं,
निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब वाटर का मॉलिक्यूल्स कुछ अभिकर्मकों की प्रेजेंस में बाहर निकलता है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में सांद्र H2SO4 ले लिया, सांद्र P2O5 ले लिया, या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ले लिया, KHSO4 ले लिया, ठीक है ना। ये निर्जलीकरण अभिकर्मक होते हैं, ठीक है ना। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, इनकी प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सांद्र P2O5 ले लिया, और ये मैंने किसके लिए फॉर्मूला ले लिया, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ले लिया। जब मैंने ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिया है और यहाँ पर इसको रिएक्शन के लिए कैटेलिस्ट लिया है, सांद्र P2O5 लिया है, ठीक है। तो आपको बताएं, एक जगह से तो वाटर का मॉलिक्यूल्स यहां से निकल जाएगा और एक जगह से वाटर का मॉलिक्यूल्स यहां से निकल जाएगा, और जहां से भी आप लोगों का ये वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा वहीं पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो देखो, एक जगह तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है तो यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, एक जगह यहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकला है तो यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। बाकी की हर जगह देखो कार्बन अपनी कंप्लीट चार वैलेंसी कर रहा है, इसका मतलब अपना सही है, ठीक है ना। तो ये जो जिस प्रोडक्ट का नाम है ना, इसका नाम होता है एलिन, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अर्थात इसका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसका पुनर्विन्यास हो जाता है। पुनर्विन्यास किस तरीका से होगा कि देखो, आप लोगों को पता है ये हाइड्रोजन एटम है ना, रीअरेंजमेंट से, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन एटम आप लोगों को कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन एटम यहां पर शिफ्ट होगा तो आप लोगों को पता है ये हाइड्रोजन एटम यहां से शिफ्ट होते हैं, ये तो आपका CH2 रहेगा, डबल बॉन्ड आप लोगों का क्या हुआ, खत्म हो जाएगा। तो देखो, ये तो CH2 रहा, ये हाइड्रोजन कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर ये हो गया आप लोगों का CH, और गौर से देखो ये फॉर्मूला हो चुका है आपका CHO बन गया, अर्थात ये फॉर्मूला किसका हो गया, एक्रोलीन का हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस स्टेप को हम बोलते हैं पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। एक बार फिर से देखना, ये हमने किसको ले लिया, ग्लिसरॉल को ले लिया, इसके लिए निर्जलीकारक अभिकर्मक ले लिए, जैसे सांद्र P2O5 ले लिया। एक जगह से वाटर का मॉलिक्यूल्स यहां से निकल जाएगा, एक जगह से वाटर का मॉलिक्यूल्स यहां से निकल जाएगा, दो जगह से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल जहां से बाहर निकलेगा वहीं पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां पर जनरेट हो गया और एक डबल बॉन्ड आप लोगों को यहां पर जनरेट होगा। फिर यहां पर बनेगा आपका एलिन, जो कि क्या होता है, एस टाइम मतलब अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इस स्टेप का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, अर्थात इसका पुनर्विन्यास हो जाता है। पुनर्विन्यास में कुछ नहीं होता, एटम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ये पुनर्विन्यास है यार आपका। यहां से हाइड्रोजन एटम हटेगा, इसके पास चले जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CHO। ये फॉर्मूला होता है आपका एक्रोलीन का। अब ये जो आप लोगों का एक्रोलीन जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी विशिष्ट गंध होती है, इसीलिए जो ग्लिसरॉल होता है उस ग्लिसरॉल के टेस्ट में हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि ये एक्रोलीन इसकी एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है, स्मेल होती है, ठीक है ना। इसीलिए जो हम ग्लिसरॉल का टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, इस वाली रिएक्शन का यूज करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाता है इसका, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाएगा कि ग्लिसरॉल से निम्न कैसे प्राप्त करोगे। जैसे कि उसने लिख दिया कि ग्लिसरॉल से आप एक्रोलीन का फॉर्मेशन वाला समीकरण लिखिए, तब जाकर आपको ये रिएक्शन लिखनी है। उसने दे दिया कि भाई ग्लिसरॉल से आपको एक्रोलीन बनानी है, तो ग्लिसरॉल से आप लोगों को एक्रोलीन इस तरीका से बनेगी, तो ये समीकरण, ये रिएक्शन लिखनी है आप लोगों को। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में ज्यादातर इसका जो पोर्शन पूछा जाता है वो आप लोगों को पता ओनली सिर्फ रिएक्शन पूछता है, या फिर इसके गलनांक उतना कम क्यों होते हैं, इसके ज्यादा क्यों होते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसके कम है, इसके ज्यादा क्यों होते हैं, एक इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको सब चीजों को जवाब आप हाइड्रोजन बॉन्ड से दोगे, जैसे कि जिसके भी बोले ना कि इसके गलनांक उतना ज्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं, बस एक चीज को फिक्स कर लो दिमाग में, हाइड्रोजन बॉन्ड से देने आपको। जिसमें वो बोल रहा है ना, जिसको ये बोल रहा है कि भाई इसके गलनांक उतना ज्यादा है, इसका मतलब उसमें 100% आप लोगों का हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर उसके अंदर है तो कॉमन सी बात है, उसके गलनांक उतना मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की मान ज्यादा होंगे। और जिसके भी वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब गलनांक उतना कम बता रहा है, समझ जाना उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये ट्रिक है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अगर एग्जाम में इसमें यहां पर क्वेश्चन गलनांक एल्कोहल की यूनिट वाले से अगर क्वेश्चन गलनांक और क्वथनांक से रिलेटेड आ जाए और वो ये पूछे कि भाई इसके गलनांक क्वथनांक ज्यादा होते हैं और इसके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, तो जिसके ज्यादा बता रहा है ना उसमें 100% आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से गलनांक और क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की मान बढ़ जाते हैं, अर्थात इंक्रीज हो जाते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और जिसके वो गलनांक क्वथनांक कम बोल रहा है, समझ जाना उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि भाई एल्कोहल होते हैं उनके गलनांक उतना ज्यादा होते हैं और ईथरों के कम होते हैं, क्योंकि एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना, इसलिए एल्कोहल के गलनांक उतना ज्यादा होते हैं, जबकि ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बना पाता है, इसलिए उसके गलनांक उतना कम होते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एल्कोहल वाली यूनिट से अगर गलनांक उतना का कोई क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना, आप लोगों के दिमाग में एक चीज फिक्स कर लेना,
हाइड्रोजन बॉन्ड से जवाब देना है आप लोगों को। जिसके गलनांक उतना ज्यादा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा शो कर देता, और जिसके गलनांक उतना कम उसमें ऐसे बोल देना भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा इसलिए इसके गलनांक उतना कम होते हैं। और जिसमें बोल रहा है कि भाई इसके गलनांक उतना ज्यादा होते हैं तो इसमें ये बोल देना भाई ये जो भी कंपाउंड एक्स वाई जेड किसी से भी रिलेटेड वो पूछ रहा है तो बोल देना भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है या हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इसलिए इसके गलनांक उतना ज्यादा होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? आराम से कर देना, कुछ नहीं है, सीधे सा प्रोसीजर है यार। बस इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन रिएक्शन होगा भैया, ऑन टिप्स होनी चाहिए। अगर आपको इसकी प्रत्येक रिएक्शन एल्कोहल की, एथिलीन ग्लाइकोल की और ग्लिसरॉल की ऑन टिप्स है ना तो इसके 7 नंबर फिक्स है, कहीं पर भी नहीं कटने वाले। लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना आप लोग, लास्ट ईयर के पूरे पेपर को सॉल्व करके देख लेना, बहुत इजी, मतलब पूरे का पूरा मैटर यही है। ठीक है, उनमें सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा है वो रिएक्शन। ठीक है ना, तो एक तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछ, एक इस तरीका से कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए, और आप लोगों के लिए आधी आधी रिएक्शन करके छोड़ दी, जैसे कि उसने ये कर दिया, ये लो अब बनाओ इसका प्रोडक्ट, ये लो इस तरीका से दे दी आप लोगों के लिए, इस तरीका से दे दी। अब उसने यहां पर ग्लिसरॉल दे दिया, ये इसका फॉर्मेशन आपको करना है, इसका फॉर्मेशन आपको करना है, तो इसका वही फॉर्मेशन करेगा, इनको वही बनाएगा जिसको रिएक्शनों का पता होगा। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से कि एक एक रिएक्शन आपको पता होगी तभी जाकर आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है ना, और आप लोगों को पता आप सिर्फ एक पोर्शन को कर रहे हो एल्कोहल को, इसलिए एल्कोहल ऑन टिप्स होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आपको पता है आप फिनोल और ईथर को नहीं कर रहे हो, फिनोल ईथर को नहीं कर रहे हो तो एल्कोहल आपका ऑन टिप्स होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमारा एल्कोहल से ही बनेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को जितनी भी इसकी केमिकल रिएक्शन एल्कोहल की, एथिलीन ग्लाइकोल की और ग्लिसरॉल की करवाई है ऑन टिप्स होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछ सकता है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करवा सकता है, कारण पूछ सकता है, गलनांक क्वथनांक का क्वेश्चन पूछ सकता है, अम्लीय क्षारीय गुणों के क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि मैंने एक एक चीज में आप लोगों के लिए समझाई है। ठीक है ना, तो वो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को तो पूरी याद है। ठीक है ना, अब आप लोग क्या करोगे, इसकी 7 हो गई ना, ग्लिसरॉल आज हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गई, ये यूनिट बिल्कुल खत्म हो गई। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इसके अंदर हमने कितनी केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, 7 केमिकल रिएक्शन पढ़ी है ग्लिसरॉल की। पहली सोडियम के साथ अभिक्रिया, दूसरी में HCl PCl5 और HI लिया था, तीसरी में नाइट्रिक एसिड लिया था, चौथी केमिकल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, पांचवी में ऑक्जेलिक एसिड लिया था, और छठे नंबर में तो आज ही डिस्कशन किया एसिटिलीकरण, और 7वें नंबर की केमिकल रिएक्शन कौन सी, निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन। सब कुछ पता है आप लोगों को, बनाने की विधि सबको बिल्कुल अच्छी तरीका से कर लेना। ठीक है ना, एग्जामिनर किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो ठीक है, इसी के साथ ये यूनिट अपनी खत्म होती है।